यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हालांकि डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली थी, अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पे बात करेंगे। तो जैसा कि बेटा अगर हम लोग फिर से एक बार जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो मैंने आपसे बोला था कि जो भी आपका पॉलन ग्रेन होता है वो 2 न्यूक्लियस कैरी करता है, और एक न्यूक्लियस उसका आपका सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई था उससे फ्यूज़ होता है, और एक जो उसका न्यूक्लियस होता है वो आपके जो एग सेल था उससे फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक में n और एक में 3n, सॉरी एक में 2n और एक में 3n जो भी क्रोमोसोम्स थे जो डेवलप होते, तो इस तरह से उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो आपने देखा था कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ था, एक में हुआ था तो कितने 2n बने थे एग सेल से, है ना, और नेक्स्ट में सेंटर में जो था पोलर न्यूक्लियाई उसमें हुआ था तो उसमें कितने बने थे 3n बने थे। तो इस तरह से 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें एक वर्ड और दे रहा है ट्रिपल फ्यूज़न। तो ट्रिपल फ्यूज़न का मतलब जिसमें 3n बने थे बेटा। ठीक है, तो 2 तो वैसे ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई थे ही, यानी 2 तो फ्यूज़ थे ही, और एक और जो है न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन से आके उसमें अटैच हो गया, जैसे कि कितने हो गए 3n हो गए, तो उसको हमने ट्रिपल फ्यूज़न बोल दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हमारे 2 जो है फर्टिलाइजेशन हुए, इसी को ही हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक में 2n और एक में n, तो इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो यही हम आपको इससे पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे। और एंडोस्पर्म कैसे डेवलप हो रहा था, ये हो रहा था आपका पेन से। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी थी और इसी से ही आपका एंडोस्पर्म डेवलप हो गया था। और जाइगोट किस पे डेवलप हुआ था, एम्ब्रियो में। ठीक है, PEC यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किस में डेवलप हुई थी, एंडोस्पर्म में, और जाइगोट डेवलप हुआ था एम्ब्रियो में। क्योंकि बेटा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट होने के लिए, इसलिए एंडोस्पर्म का बनना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए पॉलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं जो 2 जगह अलग अलग फ्यूज़ करते हैं, जिसमें से एक तो जाइगोट होगा, वो तो डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और जो दूसरा होगा वो बेटा एंडोस्पर्म बना लेगा, जिससे कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ थी बेटा आपकी कम्प्लीटली फाइनल डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं। बाकी बेटा हम लोगों ने, मैंने कॉटिल्डन पे भी आपको कुछ बात बताई थी ना, तो अभी इसमें हम लोग कॉटिल्डन की बात करेंगे जो B नंबर फिगर है। तो इसमें 2 पार्ट याद रखिएगा, एक रेडिकल याद रखिएगा, एक कॉटिल्डन याद रखिएगा। रेडिकल जो पार्ट होता है वो रूट वाला पार्ट होता है। ठीक है, और जो कॉटिल्डन वाला पार्ट होता है वो शूट वाला पार्ट होता है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। प्लूम्यूल वो पार्ट होता है जहाँ से आपका जो कॉटिल्डन होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, वो पार्ट आपका प्लूम्यूल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी अब प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलपमेंट होगा, इवेंट्स इसके। ठीक है, तो सबसे पहले बात बेटा आती है एंडोस्पर्म की। तो हम लोगों ने देखा था कि एंडोस्पर्म आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से बन रहा था, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, फूड स्टोरेज करता था। ठीक है, तो एंडोस्पर्म बेटा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड फॉर्म आ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो ये भी जो आपका बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स थी, ये डिवाइड होती थी और क्या फॉर्म करती थी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और यही जो बेटा टिश्यू जो डेवलप हुआ है, ठीक है, ये रिजर्व फूड मटेरियल को रिजर्व रखता था, और यही फूड मटेरियल जो था ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था जब आपका एम्ब्रियो डेवलप होता था। ठीक है, जब जाइगोट आपका एम्ब्रियो में डेवलप होता था तो ये जो न्यूट्रिशन है ये उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता था। ठीक है, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, द पेन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, जो भी बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो सक्सेसिव आपका डिवीज़न करता था और
क्या होता था बेटा, उससे जो भी फ्री न्यूक्लियाइज थे वो डेवलप होते थे, फ्री हो जाते थे। दिस स्टेज द एंडोस्पर्म डेवलप इट्स कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और इसी को, इस स्टेज को हम लोग बोलते थे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जो भी एंडोस्पर्म आपका इस स्टेज में डेवलप हो रहा था, ठीक है, फ्री, उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये सारी चीज़ें हो गई। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, कोकोनट। ठीक है, कोकोनट। कोकोनट क्या होता है बेटा, कोकोनट में जो आपके न्यूक्लियस होते हैं वो फ्री फॉर्म में होते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप कभी थक जाते हो, ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हो, तो आपसे बोलते हैं नारियल पानी पियो, क्योंकि बेटा उसमें फ्री न्यूक्लियाई होते हैं जो आपके, यानी फ्री न्यूक्लियाई का मतलब एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या कैरी करते हैं, फूड, वो क्या देते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इस वजह से आपको काफ़ी एनर्जी मिल जाती है इस तरह का ड्रिंक पीने से, तो इस वजह से बोला जाता है कि आपको कोकोनट जो है वाटर जो है उसे ड्रिंक करें, जिससे कि आपके अंदर थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। ठीक है बेटा, तो इसी फ्री न्यूक्लियस की वजह से ही, एंडोस्पर्म डेवलप होने की वजह से ही उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है। ओके, अच्छा, जो भी एंडोस्पर्म है आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब भी एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो भी एंडोस्पर्म है कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है। अब जैसे कि सपोज करो कि 10% था एंडोस्पर्म, तो जब वो एम्ब्रियो बना तो पूरा का पूरा 10% यूज़ हो गया, यानी एंडोस्पर्म, ठीक है, पूरी तरह से कम्प्लीटली यूज़ कर लिया गया। एग्जाम्पल है पी ग्राउंडनट बीन्स। ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो की। बाकी तो क्योंकि इसमें एग्जांपल दिया है तो बात हम लोग करते हैं एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो, तो बेटा एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, माइक्रोपाइलर एंड जो अपर एंड होता था, यहीं पे आपका एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक से। ठीक है, और इस तो वो किससे होता है बेटा, जाइगोट से। ठीक है, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। हाँ, तो जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, याद रखिएगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। इसमें दो तरह का आपका हो जाएगा बेटा, मोनोकॉटिल्डन और डाइकॉटिल्डन, दोनों में होता है। जो एम्ब्रियोजेनी होती है, यानी जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो मोनोकॉटिल्डन प्लांट और डाइकॉटिल्डन दोनों टाइप के प्लांट्स में होता है। ठीक है, अच्छा, द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। जो आपका जाइगोट है वो किसे डेवलप करता है, प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, और प्रो एम्ब्रियो से फिर हार्ट शेप, और उसके बाद एक मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। यानी कि अगर जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो जाइगोट से पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, और मतलब धीरे धीरे अपना शेप बेटा चेंज करता रहता है, और ये कम्प्लीटली शेप डेवलप, यानी जब वो मैच्योर हो जाता है एम्ब्रियो तो वो एक कम्प्लीटली शेप में आ जाता है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा। अटिपिकल डाइकोटिल्डनस एम्ब्रियो, अगर हम लोग डाइकोटिल्डनस एम्ब्रियो की बात करें तो कंसिस्ट करता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड 2 कोटिल्डन, क्योंकि डाई है तो जाहिर सी बात है 2 कोटिल्डन होंगे। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक एक्सिस, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस एवज द, हाँ, तो इसमें याद रखिएगा जो भी कोटिल्डन, दो डाइकोटिल्डन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक जो है एक ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कोटिल्डन, और जो लोअर वाला पोर्शन है वो रेडिकल। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कोटिल्डन में भी जो एक अपर पोर्शन होता है उसे हम एपिकोटाइल बोलते हैं, और जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोकोटाइल। तो ये आप याद रखिएगा, दिखेगा आई थिंक बना होगा फिगर इसमें, हाँ ये देखिएगा, ये जो रेडिकल ऊपर वाला फिगर ए नंबर देखिएगा बेटा, ए नंबर फिगर में देखो रेडिकल है, रूट कैप है ना, यानी कि जो रेडिकल मैंने कहा था रूट वाला पार्ट है, आर से रेडिकल, आर से रूट, याद करने के लिए याद रखिएगा। और रेडिकल यानी जो रूट है इस पर रूट कैप होगी, देखिए रेडिकल के नीचे रूट कैप है, जस्ट ऊपर देखेंगे हाइपोकोटाइल, यानी ये रूट वाला ही पार्ट है, और कोटिल्डन देखिएगा सबसे आगे वाला पार्ट है ना, प्लोम्यूल से स्टार्ट हुआ है डिवीज़न में, यानी दो टाइप में डिवाइड हुआ है ना, ये तो यानी डाइकोटिल्डन है ना, ए वाला फिगर। तो ये हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल यानी
लोअर वाला पार्ट है, ठीक है। तो अपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल बोलेंगे और लोअर वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोलेंगे, ठीक है। और प्लूम्यूल तो आप समझ गए, ठीक है। स्टेम में ये जो डिवाइड होकर जो डेवलप होता है कोटिल्डन, वो प्लूम्यूल से होता है, ठीक है। और रेडिकल समझ ही गए बेटा, ठीक है। लोअर एंड होता है रेडिकल, और इसमें रूट टिप होती है जो उसको बेस में मूव करने के लिए हेल्प करती है ताकि आपकी रूट डैमेज ना हो जाए। तो ये रूट टिप बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है, जो रूट को डैमेज नहीं होने देती है, ठीक है। इसलिए उसमें रूट कैप होती है, ठीक है, क्योंकि उसको बेस में जाना होता है, इसलिए काफ़ी स्ट्रेंथ होना उसका, ठीक है, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो रूट है वो किससे कवर्ड होती है, तो आप बोलोगे द रूट टिप इज कवर्ड विद अ रूट कैप, ओके, इसे रूट टिप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग अगर मोनोकोटिल्डन, एम्ब्रियो मोनोकोटिल्डन्स की बात करें तो उसमें सिर्फ सिंगल कोटिल्डन होता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रास, ठीक है। और याद रखिए, ग्रास फैमिली द कोटिल्डन इज कॉल्ड स्कुटलम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी सिंगल कोटिल्डन की अगर बात होगी तो एक कोटिल्डन होगा वही डेवलप होगा, उसे हम लोग बोलेंगे स्कुटलम। आप ये बी फिगर में देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर देखिए दिया हुआ है स्कुटलम, सिंगल है, और ए वाले में देखिएगा डबल था कोटिल्डन, ठीक है, और इसमें सिंगल है स्कुटलम। तो याद रखिएगा ये ग्रास फैमिली का एग्जांपल है, और इसमें सिंगल कोटिल्डन होता है, इसे हम स्कुटलम बोलते हैं। ये जो ब्लैक से हैं बेटा, इनके नाम जरूर याद रखिए कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आपको क्लियर होता जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोलेराइजा की, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, जो भी रूट कैप होती है जिससे वो क्लोज होती है, एक स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन होती है जो उसको क्लोज करके रखती है, उसे हम लोग बोलते हैं कोलेराइजा। क्या बोलते हैं? कोलेराइजा। देखिएगा बी नंबर फिगर में सबसे लोअर में दिया गया है, कोलेराइजा दिया है, रूट कैप को क्लोज किए हुए। यही बेटा हार्ड होती है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और वो बेस में मूव होती चली आती है विदाउट ब्रेक डाउन, ठीक है। तो वो से हम लोग बोलते हैं जो रूट कैप को क्लोज रखता है, एक हार्डेस्ट शीट होती है जिसे बोलते हैं कोलेराइजा, ठीक है। अच्छा, और एक है बेटा कोलियोप्टाइल, ठीक है। कोलियोप्टाइल क्या होता है बेटा? ये बेटा एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, शूट एपेक्स का स्ट्रक्चर है। देखिएगा कोलियोप्टाइल दिया गया है शूट में, यानी सबसे ऊपर पोर्शन पे, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रूट शूट का है, ठीक है, और कौन सा रूट का है। तो ये जो आपका कोलियोप्टाइल है ये आपका शूट का है, और इसमें क्या होता है बेटा, फ्यू लीव्स होती हैं, इनक्लोज होती हैं, एक हॉलो फेल्योर स्ट्रक्चर होता है जिसे ही हम लोग बोलते हैं, यानी हॉलो होता है ये, ठीक है। जैसे जो भी आपका न्यूट्रिशन वगैरह हुआ वो एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये होता है कोलियोप्टाइल कहलाता है आपका। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, ठीक है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सीड। तो सीड की हम लोग बात करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है एम्ब्रियो जब डेवलप हुआ है तो अब तो सीड तो बनना ही बनना है। तो सीड बेटा दो तरह के सीड होते हैं, देखिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो डाइकोटिल्डन और मोनोकोटिल्डन दोनों की बात हो रही है, तो उसमें भी दो तरह के आपके बेटा सीड्स होंगे, ठीक है। अब जैसे कि सीड आपका मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योर हो जाने के बाद वो दो तरह के सीड डेवलप हो, एक तो नॉन एल्ब्यूमिनस और दूसरे एक्स एल्ब्यूमिनस। तो ये जो दो तरह के मैच्योर सीड डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें से भाई क्यों इनको दो टाइप में कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस को बेटा। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। याद रखिएगा बेटा कि वो एंडोस्पर्म, जब आप, मैंने आपको बोला था कि एंडोस्पर्म जो डेवलप हो रहा है वो बेटा जाइगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसी को न्यूट्रिशन दे रहा है, तभी तो वो डेवलप हो पा रहा है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि जो भी आपका एंडोस्पर्म आपका डेवलप हुआ, अगर वो एम्ब्रियो के जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस टाइम में वो कम्प्लीटली यूज्ड हो जाए, तो अब तो कोई एंडोस्पर्म बचा नहीं भाई। जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तब आपका पूरा का पूरा एंडोस्पर्म उस कंडीशन में यूज़ कर लिया गया, यानी अब कोई रेसिड्यू एंडोस्पर्म तो बचा नहीं बचा ना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस। याद रखिएगा, एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, पी और ग्राउंड नेट, ठीक है। यानी ग्राउंड नेट जो भी पार्ट है उसमें बेटा एंडोस्पर्म नहीं होता है, वो कम्प्लीटली यूज्ड हो गया होता है, यानी उसमें न्यूक्लियाई होंगे जो फ्री फॉर्म में
मूव कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होगा, ठीक है। उसमें जब वो आपका एम्ब्रियो डेवलप हुआ तब पूरा का पूरा उसमें एंडोस्पर्म यूज़ कर लिया गया, ठीक है। ओके, पी एंड ग्राउंड नेट, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस की। तो बस जस्ट इसका अपोजिट आप कर लो बेटा, ठीक है। एक्स एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं, जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड नहीं होता है, यानी जब आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस कंडीशन में एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज्ड नहीं होता है, वो बचा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है सीड्स को हम लोग बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो नॉन यानी नहीं, क्या नहीं, एंडोस्पर्म नहीं, तो समझ गए नॉन एल्ब्यूमिनस। और अगर एंडोस्पर्म है, ठीक है, यानी एम्ब्रियो भी डेवलपमेंट हो गया है उसके बाद भी एंडोस्पर्म बचा है, तो ऐसे सीड्स को हम लोग बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस। तो ये बेटा ये आपको याद हो गया अच्छे से और समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका, ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंट्रूमेंट्स की। देखो हम लोगों ने बात करी थी इंट्रूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड्स कोट, ठीक है। इंट्रूमेंट्स मैंने बताया दो इंट्रूमेंट्स थे ना, एक आउटर और एक इनर, और ये दोनों आपके जो है प्रोटेक्शन का काम करते थे, ठीक है बेटा। अब हम इसमें नेक्स्ट देखिए एक आ रहा है डॉर्मेसी। तो डॉर्मेसी आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार पढ़ा होगा कि देखो डॉर्मेसी बेटा न्यूट्रल स्टेज होती है, यानी जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा होता है, इनएक्टिव स्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं वो होती है डॉर्मेसी, है ना। अब इनएक्टिव स्टेज कैसे, कि जैसे सीड, अब सोचो कि आपके बोरियों में भी बंद रखा हुआ है सीड, ठीक है, पैकेट में क्लोज है, तो क्या उसमें जर्मिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और वो लॉन्ग टाइम उसको एक दिन रखो, एक महीना रखो, एक साल रखो, उसमें कोई भी जर्मिनेशन नहीं होगा, तो वो वही टाइम आपका कहलाता है डॉर्मेसी का। और अगर उस सीड को आपने डाल दिया सॉइल पे, थोड़ा सा वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गई, तो वो तुरंत जर्मिनेट कर गया, यानी कि अब उसकी जो डॉर्मेसी है वो ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो जब तक वो इनएक्टिव स्टेज में रहेगा सीड, देखो जब तक बेटा उसको कोई जो है सर्वाइवल कंडीशन नहीं मिलेगी, उसको हॉस्पिटेबल जो है एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो तब वो जो है जर्मिनेट नहीं होगा, तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। जैसे ही उसको कंडीशन मिली, एटमॉस्फेयर मिला, ठीक है, वैसे ही वो क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। तो डॉर्मेसी का मतलब इनएक्टिव स्टेज होती है, जब तक वो रखा है तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा, उसको कोई भी वो कंडीशन नहीं मिलेगी, वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, तो ये होगी डॉर्मेसी। और जैसे ही जर्मिनेशन हो गया, उसको वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड हो गई, वो हो गया, ठीक है, वो डॉर्मेसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक द डॉर्मेसी। तो ये भी चीज़ समझ में आ गई बेटा। तो उसकी फेवरेबल कंडीशन अगर हो गई तो डॉर्मेसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो वो डॉर्मेसी रहेगी, ठीक है, ओके। तो हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। तो पेरिकार्प क्या है बेटा, द वॉल ऑफ द ओवेरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड पेरिकार्प। बेटा ये पेरिकार्प वॉल है, और किसकी वॉल है, जो भी आपकी ये फ्रूट की वॉल है। और ये फ्रूट की वॉल जो ओवेरी से, देखो मैंने बताया था ओवेरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है, ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, तो जो ओवेरी की वॉल है जो फ्रूट में डेवलप हुई है वही कहला रही है आपकी पेरिकार्प। द वॉल ऑफ द ओवेरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है, ओके बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। तो यही जो बेटा पेरिकार्प, यही वॉल होती है जो फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज, मैंगो, ये सारी, ठीक है, तो ये पेरिकार्प होती है। चलिएगा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दो तरह के फ्रूट्स बेटा हमारे यहाँ पे होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट और एक ट्रू फ्रूट। दो तरह के फ्रूट्स आपने पढ़े हों या ना पढ़े हों तो आप पढ़ लीजिएगा। तो दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट्स। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्रूट्स, ज़रूरी क्या कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ही डेवलप हो रहे हो, ठीक है, तो किसके पास ओवेरी है नहीं है, ठीक है, तो जो फ्रूट थैलमस से डेवलप हो, फिर से सुनिएगा, जो फ्रूट थैलमस से डेवलप हो वो कहलाएंगे आपके फॉल्स फ्रूट, ठीक है। द थैलमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन सच एज
फॉल्स फ्रूट। और जो फ्रूट बेटा आपके ओवेरी से डेवलप हो, देखो बेटा मैंने कहा था फ्रूट जो डेवलप है वो रियल में है क्या, ओवेरी तो है, ओवेरी जब डेवलप होती है वो फ्रूट बन जाती है। तो अगर कोई फ्रूट ओवेरी से ना डेवलप होके किससे डेवलप हुआ हो, थैलमस से, बात समझ में आई या, कोई फ्रूट थैलमस से डेवलप हुआ हो तो वो कहलाएगा फॉल्स फ्रूट। और जो सिंपल जैसे होता है ओवेरी से डेवलप हो रहा है फ्रूट तो वो कहलाएगा ट्रू फ्रूट। तो ये तो कॉमन कंडीशन है, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वो ट्रू फ्रूट ही होते हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे एक्सेप्शन भी तो होता है ना, तो कुछ फ्रूट हैं वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं क्योंकि वो थैलमस से डेवलप होते हैं ना कि ओवेरी से, ठीक है। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवेरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, ठीक है, ओके। तो आपका जो एप्पल है, ठीक है, ये आपका किस में आता है, फॉल्स फ्रूट में आता है, ठीक है, क्योंकि एप्पल जो है वो आपका थैलमस से डेवलप हुआ होता है, ठीक है। एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, ये सब थैलमस से डेवलप होते हैं। और बाकी जितने भी इनको छोड़ के जितने भी स्पीसीज हैं, ठीक है, फ्रूट्स की, वो सारे ट्रू फ्रूट्स हैं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, ठीक। उसके बाद देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो वो फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो उन्हें बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। बस सिंपल सा है कि जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो उन्हें कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बस आपसे इतना ही पूछेगा, विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थोकार्पनिक, ठीक है, पार्थोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे कि इसका एक एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछ ले तो बनाना। अच्छा, एक क्वालिटी होती है, जैसे कैसे पहचानूंगी कि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ फ्रूट्स है, तो याद रखना जो जितने भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे वो सीडलेस होंगे। बस जैसे बनाना है सीडलेस होता है, ग्रेप्स है सीडलेस होता है, तो बस यही समझ जाइएगा कि जिस फ्रूट में सीड ना हो वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे, ओके, यस। तो ये बेटा इतना हो गया, ठीक है, तो आप ऐसे जान पाओगे। बाकी बेटा इसमें लैंग्वेज लिखी है, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो कुछ स्पीसीज़ के नेम भी लिखे हैं जैसे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एपियोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी की। तो बस सिंपल सा बेटा बात सुन लो, एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है, कि अगर कोई सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब बोलोगे सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, आपने अभी विदाउट फर्टिलाइजेशन बोला था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो बेटा याद रखना, अगर कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो, अभी हम फ्रूट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, सीड है, तो बस यही डिफरेंस है दोनों में कि जब कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जब कोई सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो एपोमिक्सिस, ओके, क्लियर, ओके। तो बस इसमें बेटा इतना ही है, और इसका एग्जांपल आप याद कर सकते हैं एस्ट्रोसिया एंड ग्रासेस, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो एपोमिक्सिस है, ठीक है। ये इसके जो सीड्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। और एक सिंपल सा लास्ट बचा है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, तो जिसमें जो है आपके मोर देन वन एम्ब्रियो, ठीक है, आपके सीड्स में, किसी सीड्स में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आपके हों तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, यानी मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज़ कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, वो आपकी पॉली एम्ब्रियोनी कहलाते हैं। यानी कई सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है, लेकिन किसी अगर एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हैं, ठीक है, 2 और मोर एम्ब्रियो आर प्रेजेंट, दिस इज़ कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है बेटा। तो बस आपका बेटा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। काफ़ी लेंदी चैप्टर था, बट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अभी आज का काम सिर्फ आपका इतना ही है कि जितना मैंने आज एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से रीड करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आस्क कर सकते हैं, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।